हमारे उत्तर प्रदेश के मंसूरी बिरादरी के पहले मंत्री जाने जनाब डॉक्टर जनाब इकबाल मंसूरी साहब आपके बीच में मौजूद हैं। दोस्तों, आज बेहद खुशी का मौका है कि हमारे और आपके दरमियान से कि आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे होंगे अपने मेहमान का, जो कि आपके बीच में जलवा अफरोज हो चुके हैं, आ चुके हैं। हम गुजारिश करेंगे आपके जिला महासचिव आसिफ मंसूरी साहब से। देखो दोस्तों, एक बात मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंगा, किसी भी कौम करेंगे तो वो स्कूल उसी सरकार ने बनवाने हैं। आप अगर अपने बच्चों को अच्छे अस्पताल में भेजने की बात करेंगे तो वो अस्पताल भी उसी स्कूल ने बनाने हैं। अगर सरकार शहर, जिले, प्रदेश की, देश की उन बड़ी पंचायतों तक मौजूद होगा जहां वो आपकी बात रख सके, अगर आपकी बात उन बड़ी पंचायतों पे नहीं पहुंच पाई तो निश्चित आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। भला तभी होगा जब आप उन पंचायतों में, लोकसभा और विधानसभा में जो हमारे लोग मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का ओहदा रखते हैं, उनको मंत्री पद मिला हुआ है। ये सम्मान काफी कोशिशों के बाद मिला है, इसमें आप भी शरीक हैं। अगर आप इन बैठकों में ना आए होते, अगर आपने अपने वक्त, अपने काम से कीमती वक्त निकालकर मंसूरी समाज के संगठन और कामों को न दिया होता तो निश्चित ये आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंची होती जो राजनीतिक हिस्सेदारियां देने का काम किया करते हैं। आज आपके बीच में आपके मंत्री जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं और उनके साथ मौजूद हैं यूपी स्टेट जमीयतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मसरूर मंसूरी साहब, और कानपुर से मौजूद हैं प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब हाजी रबीउल्लाह मंसूर। ना मैं कभी चुनाव की बात करता हूँ, ना चुनाव लड़ने की कह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग खूब आगे तरक्की करें, पर कमान से समाज को आगे बढ़ाने का काम ना करें। लोगों ने गाँव गाँव जाके बड़ा अफसोस होता है, जो हमारे दोस्त हुआ करते हैं उन्होंने आज गांव जा जाके फोन से मना कर दिया, मंत्री जी नहीं आ रहे हैं। आसिफ मंसूरी पता नहीं किस मुफाद के लिए, सगीर मंसूरी पता नहीं किस मुफाद के लिए आज प्रोग्राम करा रहे हैं। मैं आप लोगों के सामने खुलेआम ऐलान करता हूँ, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ना सपा का, ना बसपा का, ना कांग्रेस का, और ना कभी आपके दरवाजे पे वोट के लिए आऊंगा। आपके वोट आऊंगा 50 जूते मेरे मानना, मगर सामाजिक प्रोग्राम से मंत्री जी कोई भी किसी बिरादरी से बने, हमें मतलब नहीं, हमारे समाज से मंत्री ये बनेगा किसी भी पार्टी का, इससे दोगुने स्वागत जोर जोर से जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे समाज का नेता चाहे सपा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे बसपा में हमारा रहनुमा होगा, इसलिए हम उसका स्वागत करेंगे। आज लोगों ने तोड़ने का काम किया, कार्यालय का उद्घाटन या ऑल इंडिया मंसूरी कॉन्फ्रेंस है वो प्रोग्राम नहीं करा रहे, मंत्री जी नहीं आ रहे। बड़ा अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है। बस पोस्टर लगा दिए, पंपलेट लगा दिए, हमारे लोगों को गुमराह करने का उन्होंने आज काम किया। मैं कभी भी राजनीतिक आदमी नहीं रहा, ना मैं कभी कहता हूँ कि आप किसी भी पार्टी को वोट ना दें। हम चाहते हैं हमारे कौम का यदि मिनिस्टर है किसी भी पार्टी से, हमारे है तो आगे हमारे कौम का, हमारे खून का, हमारा भाई है, हमारा दीन है, हम उसका स्वागत जोर जोर से करना चाहते हैं। और जो लोग एमएलए एमपी में खड़े हो जाते हैं वो आज बात करते हैं अपने गिरेबान में जाके वो कब कब पैसे ले लेते हैं, ये सबको मालूम है। तो आसिफ मंसूरी ने कभी ऐसा काम नहीं किया, सगीर मंसूरी ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि एमपी का पर्चा भर दिया, एमएलए का पर्चा भर दिया, जिला पंचायत का पर्चा भर दिया, या नगर पंचायत का पर्चा भर दिया, चेयरमैन लड़ना है उसका वोट दे दो, कौम को बेच दिया। ये काम कभी नहीं करा और कभी करा जाएगा। इस मंच से ऐलान करता हूं, चाहता हूं कि आपका हमें इसी तरीके जोश और खुलूस के साथ में समर्थन मिले। आज मैं मंत्री जी के सामने गुजारिश करूंगा, आप हमें प्रोग्राम में इससे दोगुनी ताकत देंगे जो आज हमारे साथ में है। ये बेचारे जो बिल्कुल मंत्री जी को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, वो लोग आए जो गुमराह हो गए, जिन्हें कह दिया कि 25 तारीख को प्रोग्राम है, एक लखनऊ के बहुत बड़े ठेकेदार आ रहे हैं, यानी वो ठेकेदारी में बिरादरी बेचना चाहते हैं कि हम तुम्हारे ठेकेदार, हम तुम्हारी बिरादरी को बेच देंगे। हम बिरादरी
कभी भी बिगड़ना नहीं चाहती। कोई हमें ठेकेदार खरीद नहीं सकता। हमारे समाज का नेता, हम कभी ना ठेकेदारी करते हैं, हम कभी अपनी कौम से कहेंगे किसी ठेकेदार के साथ बिगड़ने नहीं जाना। आप एक स्वतंत्र आदमी हैं, आपको जहां अच्छा लगे वहां वोट दें, पर कम से कम कौम की रहनुमाई जरूर देखें। कुछ चंद लोग ऐसे हो गए जो जय का काम कर रहे हैं, कौम को बदनाम कर रहे हैं। जब मर्जी होती झंडा लेके खड़े हो जाते और कहते हमारे साथ समाज के लोग नहीं हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज कभी भी मैंने इस तरीके की बात नहीं करी, पर आज हमको कहना पड़ रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दिसंबर में ये हमसे मोहब्बत रखते हो, कांग्रेस की जनता से मोहब्बत रखते हो, इतने आए हुए लोगों को मोहब्बत रखते हो, तो मैं दुगनी आपको भीड़ दूंगा और एक फिर पुनः प्रोग्राम आप हमें दिसंबर और जनवरी में दें, क्योंकि ये गुमराह आज गुमराह हो गए। आज जब मैसेज आएगा मीडिया के द्वारा, हमारी पीपी स्टेट जमीयतुल मंसूर है जो काफी वर्षों से काम कर रही है, तब आज स्टेट पे हम पहुंच पाए कि हमने अपने समाज से एक मंत्री दे पाया। तो लोगों को ये लोग ये चाहते हैं मंसूरी समाज का मंत्री कैसे बन गया, ये उनके दिल में खलल है। वो चाहते हैं कि इनके समाज को तोड़ दे, उठने से पहले इनको तोड़ दे। मगर हमारी कौम अब बहुत समझदार हो गई है, तालीम याफ्ता भी हो रही है। हम गुजारिश करेंगे अपने बच्चों को, वो भी अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाए और आगे बढ़े और कौम को साथ लेके चले। मैं गुजारिश मेहमान खुसूसी का बाहर से आए हुए मेहमानों का स्वागत करने के लिए जो भीड़, जो उत्साह, जो जज्बा दिखाई दिया उस पुलिया पर, तो शायद आज आएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो इस तरह की बेवकूफ़ी करने वाला, जिसका मैं अभी नाम भी खोल दूंगा, वो भी शायद आज के बाद चैन से नहीं सो पाएगा। मैं आज सबसे पहले अपने इस जगह पर आए, हमारे बीच आए हैं हमारे एक अजीजों, हमारे बिरादरी की हमारे बिरादरी की मंसूरी रत्न से नवाजे गए हमारे मेहमान खुसूसी जावेद इकबाल मंसूरी साहब और हमारे मंच पर बैठे तमाम बहुत ही खास पदों पर हमारे जमीयतुल मंसूर के पदाधिकारी, उन सबका खैर मकदम करने के साथ मैं आज इस भीड़ को जुटाने में हमारे 2 सिपह सालार स्वागत करता हूं। और मैं बताना चाहूँगा और मैं स्वागत करता हूं इस जनता से, इस भीड़ से, जिसने वास्तव में ये तय कर दिया कि 3 प्रोग्राम इस जिले में होने के बावजूद भी इस तरह से भीड़ का समा की कुर्सियां भी कम पड़ गई। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैं बताता हूं जो यहाँ पर 500 लोग बैठे हुए हैं, आप इनको 500 न समझे बल्कि ये 50,000 के बराबर है, क्योंकि ये जब अपनी बात को एक आदमी 100 तक पहुंचाएगा तो ये मल्टीपल कर लीजिए। आप लोग खुद ही समझदार है कि कितनी दूर तक हमारी आवाज पहुंच जाएगी। मैं जो इस समय इस छोटी सी चीज को आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा गंभीरता से लीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं ऑल इंडिया मंसूरी समाज के संस्थापक स्वयंभू नेता, जिन्हें अभी थोड़े दिन पहले बहन कुमारी मायावती ने लात मारकर बाहर निकाल दिया, उनकी बात कर रहा हूं। आपको मालूम होना चाहिए कि लात मार के कब निकाला जाता है। कोई भी इंसान क्या अपनी बीवी अपने बच्चों को लात मार निकालता है? नहीं। या तो उसके अंदर कोई बच्चनी होती है या बच्चा नालायक हो जाता है, तभी तो निकालता है ना। तो ऐसी कोई जरूर गलती रही होगी उस अनीस मंसूरी के पास, जिस वजह से आज बहन कुमारी मायावती ने उसे निकाल के बाहर कर दिया है। वो सबसे बड़ी गलती क्या, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि सबसे पहले गलती यह है कि इंसान पहले अपने घर का वफादार होना चाहिए। जनाब अनीस मंसूरी साहब बहुत बड़े नेता बनते हैं और अपनी ही बीवी को घर से निकाल दिया है, तो जवान लड़कियों के साथ भटक रही है आज रोड पे। मैंने देखा है गिड़गिड़ाते हुए, भीख मांगते हुए अपनी उस मां को, जो अपनी जवान लड़कियों को लिए घूम रही है, हमारे माननीय मंत्री जी के पास नौकरी के लिए भटक रही है। क्या आप उस अनीस मंसूरी के साथ देना चाहिए जो अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और अपने जवान बच्चों को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया? ऐसा इंसान क्या बिरादरी का भला कर सकता है? क्या जवान का भला कर सकता है? जवाब दीजिए इस बात का। मैं चाहूंगा कि ऐसे इंसान को आप लोग कानगंज शहर में प्रोग्राम तो दूर घुसने भी न दे। मैं आपको बात करता हूं, अगर कोई रोके तो मैं वादा करता हूं कि फरुखाबाद की सरहद से, बल्कि जहां से वो शुरुआत करे वहां पर सबसे पहला सिपाही आपका भाई डॉक्टर शाकिर अली मंसूरी खड़ा होगा, अगर आप लोग साथ हो।
पूछे, यहाँ भेजे पत्र लिखे, उसे चिट्ठी लिखे कि क्या ये हकीकत है भाई, तुमने अपने घर वालों के साथ नाइंसाफी की? जो इंसान अपने घर वालों के साथ इसी बात कहकर मैं आप लोगों को चेताना चाहता हूं कि जो बैनर आप देख रहे हैं ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का, ये बहुत पुराना बैनर है। हमारे बाप दादाओं पुरखों ने इसको खून से सींच कर यहाँ तक लाए हैं। इसको फाड़ने की बात जो इंसान कर रहा है, और जो कल से चंद पैसों के लिए, पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा तो मैं माफ करना चाहूंगा, अपने आप माफी चाहूंगा कि पैसा तो रंडी भी कमा लेती है, लेकिन क्या हर इंसान को वो मुकाम दिया जा सकता है जो इतने साल से हमारे बुजुर्गों ने खून पसीने से सींच कर इस मंच को तैयार किया? इसे फाड़ने की बात हरीश मंसूरी कर रहा है, जो अपने घर में ही इंसाफ नहीं कर सका, वो बिरादरी के साथ क्या इंसाफ करेगा? मैं इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ और फैसला आप पर छोड़ता हूँ। अगर हरीश मंसूरी अपनी को माफी चाहता है तो सबसे पहले अपनी बीवी से माफी मांगे, अपने बच्चों से माफी मांगे। वो बिरादरी तो बहुत दूर की बात है, जमात तो बहुत दूर की बात है। खुदा हाफिज। सब सामने आ जाता है, कुछ लोग मुंह से कहते थे, कुछ लोग छुप के कहते, कुछ लोग पीछे कहते, कुछ लोग सामने कहते। हमारे अध्यक्ष जी को टीस थी, उन्होंने अपनी बात को आपके सामने उजागर किया। हमारे बीच हाजी मसरूर मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष हमारे इस जलसे के मेहमान खुसूसी राज्य मंत्री पद पाने अगले सलीम अता फरमाए। हाजरीन जलसा, आज के दौर में मंसूरी समाज जो कि अपने आप में बहुत दबा कुचला समाज है, जिसकी कहीं कोई अहमियत नहीं है, अपनी जमात को तमाम लोगों के साथ कैसे लाएं फ्रंट पर, गौर इस बात पर करना है। इसके लिए तालीम जरूरी है, तमाम दुनियावी मसाइल जरूरी हैं जिन पर गौर किया जाना जरूरी है। बहुत सी मसले मसाइल ऐसे हैं जिनको आदमी सुनता है और सुनने के बाद गौर नहीं करता, इसमें वही अहम मसले मसाइल होते हैं कि सिर्फ दो बातें, एक तो मंसूरी बिरादरी की गरीबी को दूर करना और दूसरी मंसूरी बिरादरी की पहचान को बनाना। तो अब गरीबी कैसे दूर होगी? या तो मंसूरियों को ही खत्म कर दो तो गरीबी दूर हो जाएगी, या फिर गरीबी को खत्म करो तो गरीबी दूर होगी। जैसे कि ए ग्रेड और बी ग्रेड में जो मुस्लिम मंसूरी आते हैं हमारे, खास तौर से सुने, ए ग्रेड और बी ग्रेड के मंसूरी मुस्लिम, वो सी ग्रेड और डी ग्रेड के जो मंसूरी मुस्लिम है, अगर वो व्यापारी हैं तो अपने यहाँ कर्मचारी मंसूरी रखें, अगर वो विद्यालय चला रहे हैं तो अपने यहाँ चपरासी मंसूरी रखें, अगर वो वकील हैं तो अपने यहाँ मुंशीबी मंसूरी रखें, अगर वो कोई और कारोबार कर रहे हैं, उनके यहाँ लेबर की ज़रूरत है तो वो मंसूरी बिरादरी के ही लेबर रखें। इसी तरीके से हमारी बिरादरी की गरीबी दूर होगी। पता चलता है कि हमारे एक मंसूरी साहब कायमगंज के बहुत पैसे वाले हैं, अमीर आदमी हैं, उनके यहाँ 4 लेबर हैं। पता चला कोई लोधी राजपूत है, कोई गंगवार है, कोई और वगैरह वगैरह। इस तरीके से नहीं, अगर अपनी कौम की खुशहाली चाहते हैं, अपनी कौम की मजबूताई चाहते हैं, तो मंसूरी बिरादरी की ही लेबर अपने पास रखनी पड़ेगी, तभी हमारी मंसूरी बिरादरी की गरीबी दूर होगी। ये बात खास तौर से आप लोग सुने। दूसरी एक पहचान कि हम लोग मंसूरी हैं या और कोई, हम लोग मंसूरी हैं, बड़ी गर्व से कहते हैं इस चीज़ को। लेकिन कैसे कि जैसे कायमगंज में मैं मिसाल ले रहा हूँ कि मिलन शू स्टोर, नीचे लिखा हुआ है प्रोपाइटर वाजिद अली, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलन शू स्टोर प्रोपाइटर वाजिद मंसूरी। तो कोई भी अगर मंसूरी कहीं बाहर का शहर से निकलना है, उसकी देख के तबीयत खुश होगी। आपका खर्चा जरूर बढ़ेगा, क्योंकि आपको उसको 1 कप चाय पिलानी पड़ेगी, क्योंकि वो रुकेगा, बताएगा भाई मैं मंसूरी हूँ, फलानी जगह से आया हूँ। लेकिन उससे जो मंसूरी बाहर। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि इस शदीद गर्मी में आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए। शुक्रिया हमारा नहीं, आपका। दोस्तों, आपको
एक सवाल करता हूँ मैं, अगर अकेला आपका एक सर एक जगह खड़ा हो तो सामने वाला क्या महसूस करेगा, और 1000 सर खड़े हों तो सामने वाला क्या महसूस करेगा। मतलब कहने का है, मैंने बचपन में पढ़ा था, एक बाप के 7 बेटे थे और उसने एक दिन 7 बेटों को एक एक लकड़ी का डंडा दिया और कहा बेटे इसे तोड़ दो। सभी ने तड़ातड़ तोड़ दिया। आज के इस्तकबालिया प्रोग्राम की सदारत कर रहे सदर मोहतरम, इस प्रोग्राम की निज़ामत कर रहे मौलवी भाई आसिफ मंसूरी साहब, प्रदेश के ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के सेक्रेटरी आबिद मंसूरी साहब, और इस जमात के कोलंबस कह लीजिए या वास्को डी गामा कह लीजिए, कि जो पूरे मुल्क में जमात के लोगों को खोजने का काम करते हैं। हाजी मोहतरम जनाब सलीम मंसूरी साहब, जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को ये बताने की कोशिश की कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद, टीपू सुल्तान, क्रिकेटर अजहरुद्दीन, एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नूर मोहम्मद साहब, एक IPS हैं सलीम, क्या नाम उनका, अब्दुल अमीन साहब, तमाम इस तरह के जमात के लोगों को सलीम साहब, इस नगर के अध्यक्ष जनाब शकील मंसूरी साहब, हमारे साथ आए सीनियर एडिटर अजमत अली मंसूरी साहब, इस ज़िले के अध्यक्ष डॉक्टर शाकिर मंसूरी साहब, हाजी मुकीन मंसूरी साहब, यासीन मंसूरी, अमुद्दीन मंसूरी, नन्हे मंसूरी जो कि यहाँ सभासद हैं। देखो भाई अफसोस साथियों और पत्रकार बंधुओं, इस तरह के इस्तकबालिया प्रोग्राम के पीछे एक मकसद होता है, हमारे जैसे लोगों को बुलाना और बुला के जिंदाबाद मुर्दाबाद, झंडा गजरा पहना दिया, बैनर लगा के स्वागत कर लिया, झंडा हिला दिया, ये सब चीज़ों के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि जब प्रोग्राम हो तो उस प्रोग्राम के जिम्मेदार लोग सामने इकट्ठा बैठी जमात के लोगों को मैसेज देने का काम करें, संदेश देने का काम करें कि अब आपको क्या करना है और किस तरीके से फैसला लेना है। हम लोगों को अपनी सियासी हैसियत बनानी होगी। अक्सर इस तरह के प्रोग्रामों में अपने ही बीच से 1-2 साथी खड़े हो जाते हैं। अभी फरुखाबाद में भी यही गलती हो गई, मैं गलती मानता हूँ, हो सकता है जिन लोगों ने ऐसा कहा वो गलती ना मानते हों। हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, देखने का, फैसला लेने का प्लेटफॉर्म है, यहाँ सियासी बात नहीं होनी चाहिए। हमने उनको बताने की कोशिश की कि जमहूरी निज़ाम में बिना सियासत और हिकमत के कोई काम ही नहीं हो सकता। सियासती वो रास्ता है कि हिकमत के तहत जिस रास्ते पे चल के जमहूरी निज़ाम में हमको अपने हक और हुकूक और इज़्ज़त हासिल करनी होती है, और इज़्ज़त उसी रास्ते पे चल के मिलती है। और सियासत और हिकमत दूसरों के लिए पेशा होगा,
साधन होगा, तमाम तरीके हो सकते हैं, ऐश और आराम करने का रास्ता होगा, मगर हम लोगों के लिए, इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए सियासत और हिकमत एक सुन्नत है, और सियासत और हिकमत ज़रूरत है। सियासत के दो पहलू हैं, एक सियासत जो दिखती है और दूसरी हिकमत है। तमाम पार्टी के सियासी कि हमको भी मंत्री बनाओ, हमारे बाप को भी मंत्री बनाओ और अब्बा की सहेली को भी मंत्री बनाओ। उत्तर प्रदेश में लोग 0.5% हैं और पूरे मुल्क में लोग 0.5% हैं, और लोग सियासी हैं, हिकमतदार हैं। और देखिए दो मुख्यमंत्री बना लिया, एक कल्याण सिंह की शक्ल में और एक उमा भारती की शक्ल में। कुर्मी 4% है और कुर्मी की हैसियत देख लीजिए। पंडित 3% है, प्रधानमंत्री से लेके गांव का प्रधान तक पंडित है, चीफ जस्टिस से लेके मुंसिफ तक पंडित है। आबादी में 3%, नौकरियों में 85%। मुझे कोई शिकायत नहीं ना, मेरा परसेंटेज रखने का नजरिया किसी जमात की शिकायत करना नहीं, उनकी हिकमत को समझ के। हिकमत तो हमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समझना चाहिए और उनकी नकल करना चाहिए, मगर हम भटक गए हैं, हम उनके बताए रास्ते को भूल रहे हैं। इसलिए हमको इन लोगों से भी देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि क्या सियासी नजरिया इनका है कि आबादी में 3%, नौकरियों में 85%। ठाकुर आबादी में 2.5% है, पासी 4% है, सोनकर 1% है, और उठा के इनकी सियासी हैसियत देख लीजिए कि ये कहाँ हैं और आप कहाँ। इसलिए आपको अपनी सियासी हैसियत बनाने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा, और मुत्तहिद होने के साथ साथ आपको दिखाई भी देना होगा कि जब आप मुत्तहिद हों तो आप दिखाई दें। हुकूमत बहुत बड़ी चीज होती है। जिस हुकूमत को हमारी जमात के लोग चाय के होटलों पे उर्दू का अखबार पढ़ के, एक कप चाय पी के फिलिस्तीन का मसला हल कर देते हैं चाय की होटलों पे। हमारी जमात के लोग चाय का प्याला खत्म नहीं हो पाता, इराक में क्या होगा बता देते हैं, अफगानिस्तान में क्या होगा बता देते हैं, मगर अपने बच्चों के मसाइल को हल नहीं कर पाते। आज जरूरत है हमको अपने बच्चों के मसाइल को हल करने की, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने की, और उसके साथ साथ मुत्तहिद होने की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मुत्तहिद हो, मगर आज हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं मगर उनकी नहीं मानते, और मुत्तहिद हो गया। और मुत्तहिद होने का नतीजा 11,000 वोल्ट का करंट बन गया, किसी की हैसियत नहीं कि उनको छूने का काम करें। जब वो मुत्तहिद हुए तो उनकी हैसियत बनी। इसलिए आप लोगों को भी मुत्तहिद होना होगा और सियासत में सियासत करके हुकूमत में हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। हुकूमत बहुत बड़ी चीज होती है, हुकूमत इतनी बड़ी चीज होती है कि हुकूमत हक और हुकूक और हिस्सेदारी और इज्जत तो देती है, हक और हुकूक और इज्जत और इंसाफ देती है, उसके साथ साथ हुकूमत जन्नत की दावेदारी भी देती है, जन्नत की दावेदारी भी बढ़ाती है। वो इसलिए बढ़ाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्की जिंदगी में सब कुछ था, नबूवत आ चुकी थी, नबूवत आ चुकी थी, सब कुछ था, और ईमान वाले 100 से ऊपर नहीं हो पाए थे 12 साल में। सब कुछ था, नबूवत आ चुकी थी, सीधी बात होती थी ऊपर वाले से, मगर 100 से ऊपर उनके मानने वाले नहीं हो पाए थे 12 साल में। और जब मदनी जिंदगी शुरू होती है, मदनी जिंदगी में वो सारी चीजें होती हैं जो मक्की जिंदगी की हैं, सिर्फ एक चीज का इजाफा होता है और वो एक चीज है हुकूमत। और जब हुकूमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाती है तो ईमान वाले सहाबी लाखों लाखों की तादाद में हो जाते हैं और हजारों किलोमीटर दूर पे उनकी हुकूमत हो जाती है। हुकूमत बहुत बड़ी चीज है, इसको हाथी सौदा करना चाहिए सियासी पार्टियों से कि हम आपको वोट देंगे, वोट के बदले में आप हमको क्या दोगे। जब आप मुत्तहिद होंगे, सियासत करने के तरीके को समझेंगे, तब ये सारी चीजों के मसाइल हल होंगे। हमारे यहाँ आने से पहले जैसे ही मैं फर्रुखाबाद में गया, मुझे पता चला कि यहाँ के कुछ माहौल में गड़बड़ी है। वहां पहले प्रोग्राम में भी लोगों का चेहरा देख रहे थे, 20 के जितने लोग बोल रहे थे, लोगों का चेहरा कह रहा था कि कुछ हम और सुनना चाहते हैं, और लगभग वही माहौल यहां भी दिखाई दे रहा है, लगभग वही माहौल यहां भी दिखाई दे रहा है। आज जमात में कुछ सिरफिरे लोग आ गए
जमात को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समझना होगा। हमारे बगल में हाजी जी बैठे हैं। हाजी जी सिर्फ एक लफ्ज बोले, मुसाफा किया, बगल में बैठ गए और सिर्फ एक लफ्ज बोले कि बेटा जो हो रहा है इसको रोक दो। आप तय कीजिए। जावेद इकबाल किसी भी जमीयतुल मंसूर का सिर्फ मेंबर है, पदाधिकारी नहीं है। आप बुलाइए 25 तारीख को हम आएंगे। नेता लोगों को यहां बैठा दीजिए, हमको नीचे बैठा दीजिए। जमात को मुत्तहिद करने के लिए, जमात में सियासी बेदारी पैदा करने के लिए, जमात को हक और हुकूक दिलाने के लिए, जमात के बच्चों के अंदर तालीम पैदा करने के लिए मेरी पूरी कोशिश है। जिस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी में दलित समाज को बैठाने के लिए दरी बिछाने का काम किया है, जिस आदमी ने बहुजन समाज पार्टी में 1994 से दरी बिछाया है, इसलिए 94 में शुरू के पीरियड में हम लोग दरी बिछाते थे कि इस पे दलित समाज के लोग बैठेंगे। जब हम दलित समाज के लोगों के लिए दरी बिछा सकते हैं तो तुम तो हमारे अपने हो, हमारा खून हो, तुम्हारे लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये इस तरह के लोग कहां ले जाएंगे आपको, जिसकी अपनी मंजिल ना हो। जमात के अगुआ बनने की बात करते हैं, मैं उनकी अपनी मंजिल नहीं, तुम्हारा अपना रास्ता नहीं, तो तुम जमात को कहां ले जाओगे। जमात का जो अगुआ होता है, मुल्क का जमहूरी निजाम है, जो कुछ भी मिलेगा वो सियासी पार्टी के मार्फत मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा वो सियासी नेताओं के मार्फत मिलेगा। जब तुम्हारी अपनी सियासी पार्टी ही अभी तय नहीं, किस पार्टी में हो यही तय नहीं, बहुत सूझबूझ से आज आपकी सियासी हैसियत बहुजन समाज पार्टी ने, आपकी ताकत को बहुजन समाज पार्टी ने समझा। क्यों बना दिया जावेद इकबाल को? हमको प्रदेश सरकार में राज्य का दर्जा दिया गया, यूपी आइक्रो का मैं चेयरमैन बनाया गया, और चेयरमैन जब बना तो अमरोहा से हमारी जमात के जिम्मेदार लोगों ने मुबारकबाद भेजा। उसमें बहन जी के नाम एक लेटर था, और उस लेटर से पहले मुझे खुद नहीं मालूम था। उस लेटर में लिखा था कि उत्तर प्रदेश में मंसूरी जमात के लोग बहुत एमएलए एमपी बने, मगर जावेद इकबाल तुम पहले आदमी हो जो जमात के मंत्री बने। हम जब लेके बहन जी के पास गए तो चौड़े होके गए कि बहुत बड़ी चीज हम दे रहे हैं, खुश हो जाएंगे। तुम्हारी जमात को आज तक किसी सियासी पार्टी ने हिस्सेदारी, हक और हुकूक नहीं दिया, इसलिए मैं तुमको हिस्सेदारी देने का काम कर रही हूँ, इज्जत देने का काम कर रही हूँ। और आज तमाम सियासी पार्टियां आप पे निगाह रखे हैं, तमाम सियासी पार्टियां आप पे निगाह रखे हैं। आप मुत्तहिद हो रहे हैं, ताकत की शक्ल में पैदा हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं मजबूती से, अपने हक और हुकूक को हासिल करने के लिए आप मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे मौके पे सियासी पार्टियों के लोग हमारे ही आपके बिकाऊ जमात के नौजवानों को गुमराह करके पैसा दे के जमात को बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप लोग होशियार रहिएगा। मैं हाजी जी की बात पे इत्तेफाक करता हूं, बुला लीजिए आप इसी जगह पे, आप इसी कायमगंज में बुला लीजिए और बुला के बातचीत कर लीजिए। एक हमारी बात होगी, 100 सामने वालों की बात मैं मान लूंगा। मेरी एक बात सिर्फ ये होगी कि ये जो बैनर है ये हमारे बुजुर्गों का है, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर, ये हमारी पहचान, हम इस पहचान को बनाए रखेंगे, नाम इसका नहीं बदलेंगे। बाकी इसके नीचे जितनी कुर्सियां उस पर तुम लोग बैठ जाओ, हमें तो आप लोगों की दुआएं, अल्लाह करम में कुर्सी है। इन सारी चीजों को आप लोगों को संजीदगी से समझना होगा, और जो चीज आप दुनियावी नजरिए से न समझ पाइए, अगर फैसला लेने में किसी तरह की गलती हो और दुनियावी नजरिए से अगर आप ना समझ पाइए तो मजहबी नजरिए से समझ लीजिए, दीनी नजरिए से समझ लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा मूवमेंट, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलाया है। उनसे बड़ा मूवमेंट दुनिया में आज तक किसी ने नहीं चलाया। अल्लाह के पैगाम को तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन तुम्हारी मायावती जी किसी दूसरे को साथ सहयोगी बना देती, को कन्वीनर बना देती। अगर नसीमुद्दीन सिद्दीकी को कन्वीनर बनाया है तो जावेद इकबाल को कन्वीनर बनाने का काम किया। क्यों? और वहां मैंने एक अहद किया, क्योंकि कह तो रहा हूं
क्योंकि हम सियासी आदमी हैं। सियासी आदमी सियासी मंचों पे थोड़ा सा राइट रॉन्ग हो जाते हैं, मगर मेरी चाहत रहती है, मेरी तमन्ना रहती है कि जब हम अपनी जमात के लोगों में मौजूद रहें, अपनी जमात के लोगों के साथ, मंसूरियों के साथ, अपने खून के साथ जब हम गुफ्तगू करें तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके करें और जो कहें वो सच करें। इसीलिए उस इज्तिमाई निकाह में बहुत बड़ा मजमा था और उस मजमे में मैंने ये फैसला लिया और मैं ये घूम घूम के पूरे उत्तर प्रदेश में बताने की अपनी जमात के लोगों को कोशिश करता हूँ। मैंने भी ये फैसला लिया। मेरी बड़ी बेटी है, 3 बेटियां हैं, मेरी 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी मेडिकल कर रही, मेडिकल का दूसरा साल है। मैंने तय किया और अहद किया कि जिस दिन इस बच्ची का मैं निकाह करूंगा, तनहा निकाह नहीं होगा, लखनऊ के चाहे ताज होटल में करूं, चाहे लखनऊ की सड़क में टेंट लगा के करूं, अपनी बेटी के साथ जमात की कम से कम 25 बच्चियों को अपनी बेटी के साथ बैठाकर इज्तिमाई निकाह कराने का काम करूंगा। ये मैंने फैसला किया। इसलिए आप भी फैसला लीजिए। जावेद इकबाल, अल्लाह का करम है, दिख रहा है खुशहाल, है भी खुशहाल, अल्लाह का करम है, मजबूत है, किसी चीज की कमी नहीं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मगर उसके बावजूद बेटियां क्या होती हैं उसका एहसास है। सिर्फ जबान हिलाने की जरूरत रहेगी, जब वो वक्त आएगा अल्लाह ने चाहा तो 10-20 हज़ार लोग आएंगे और निकाह होगा और खाना खाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। पता नहीं चलेगा कैसे हुआ, इसलिए नहीं पता चलेगा कि अल्लाह का करम है। मगर इतने खुशहाल और मजबूत आदमी को भी 24 घंटे में एक बार एहसास होता है कि बेटियां हैं, कैसे होगा उनका, वो अपनी बच्चियों की शादी कैसे करेगा, वो अपनी बच्चियों का निकाह कैसे करेगा, ये सोचना होगा उसके भी बारे में। और इसको सोचने के लिए इज्तिमाई निकाह करना होगा। जमात की बेदारी के लिए, जमात में सियासी ताकत पैदा करने के लिए, जमात के लोगों को हक और हुकूक दिलाने के लिए आपको मजबूती से काम करना होगा। एक साजिश हो रही है आज पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे मुल्क में साजिश इस तरह की हो रही है कि जहां आपने मीटिंगें शुरू करी, दूसरी आप कहीं मुत्तहिद ना हो जाएं, आप कहीं मुत्तहिद हो के हुक्मरानों की लाइन में ना आ जाएं, आपके बच्चे भी कहीं अच्छी तालीम ना पा जाएं, आप अपने हक और हुकूक को ना कहीं हासिल कर लें। हमारे ही बीच के कुछ लोग, बीच से मतलब मुस्लिम समाज के कुछ लोग हम लोगों को तरह तरह के लफ्जों से नवाजते हैं। कहीं कोई बिना कहता है, कहीं कोई दुनिया कहता है, तरह तरह की बात करता है। मेरे साथ भी हुआ। मैं भी जब मोहल्ले मोहल्ले घूमता था तो लोग मुझको भी कहते थे ये बिना जा रहा है, अभी 25, 30, 50 बिनाओं को इकट्ठा करके पता नहीं क्या बात करेगा। ऐसा क्यों करते थे? ऐसा इसलिए करते थे कि हम आपको जोड़ने का काम ना करें। इसलिए किसी भी लफ्जों से नवाजा जाए इसकी फिक्र नहीं करना। कोई चाहे दुनिया कहे, कोई चाहे कुछ भी कहे, मजबूती से, मजबूत इरादे से जमात की बेहतरी के लिए काम करना होगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। हम आपको एक जानकारी दे दें। जानकारी ये, किस तरह के जब प्रोग्राम होते थे तो अक्सर जिक्र होता था कि हम लोगों के पास लखनऊ में कोई ऑफिस नहीं है, लखनऊ में ऑफिस होना चाहिए। जिम्मेदार लोग जो दिखाई देते थे, बैठा के बातचीत होती थी कि भाई कुछ करो तो कार्यालय बने। वो लोग भी सिविल के मुकदमे की तरह डेट लगा देते थे कि ठीक है अगली बार जब बैठेंगे तब होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, और ऑफिस नहीं हो पाया। आपको खुशी होगी सुन के कि लखनऊ में विकास द्वीप में जमात का ऑफिस ही हो। अजमत भाई बैठे हुए हैं, पता नहीं 10 लाख की लिया इन्होंने कि 12 की लिया, वो ये बताएंगे। और 2 महीना हुआ लिए हुए हो, हमसे कहते हैं कि ऑफिस में आप नहीं आते। आज इनको मैंने एक जगह पहले प्रोग्राम में भी बताया कि मैं ऑफिस में क्यों नहीं आता। 2 महीने से चाबी इनके पास है और आज यहाँ आपके बीच में ही बताने की कोशिश करूंगा। मैं ऑफिस में इसलिए नहीं आता कि वो ऑफिस जावेद इकबाल का नहीं है, वो ऑफिस ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का है। और ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के लोग उस ऑफिस में बैठे और लखनऊ जब भी जाएं तो उस ऑफिस में जाएं और जो जिस सरकारी लोगों के काम हो, जो मंत्रियों के पास जाने का काम हो, अधिकारियों से जो काम हो, वहाँ बैठिए, नहाइए धोइए, अपनी बात कहिए और उसके बाद आप हमको बुला लीजिए या हमारे ऑफिस में आ जाइए और जो भी आपका काम होगा इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी जमात की बेहतरी के लिए, अपनी जमात की इज्जत अफजाई के लिए, अपने जमात के बच्चों के हक और हुकूक को दिलाने के लिए
अपनी जमात की हर लड़ाई को जावेद इकबाल मंसूरी लड़ने के लिए तैयार है। इस वादे के साथ हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और इन्हीं लफ्ज़ों के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।